चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एग्जैक्टली इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको उस थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस की डेफिनेशन बताते हैं। देखिए, फिजिकल मूवमेंट्स हम डेली लाइफ में बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन फिजिकल मूवमेंट्स को एक सिस्टमेटिक एक प्लान्ड तरीके से किया जाता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दीज आर द थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, वो आपके लिए एक थेरेपी बन जाती हैं जब आप एक प्लान्ड तरीके से मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 4 बातें हैं, वो बताते हैं कि एम क्या है इन थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की, क्यों आपने सिस्टेमिक प्लान्ड परफॉर्मेंस ऑफ द फिजिकल मूवमेंट्स करनी है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आपके पास वो कहता है कि आपने रीमीडिएट करना है या प्रिवेंट करना है इम्पेयरमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शन या स्ट्रक्चर की। कोई इम्पेयरमेंट ना हो या कोई अगर इम्पेयरमेंट हो गई है तो उसको ठीक करना है, पहला मकसद है आपके पास। दूसरा ये कि आपने एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन को या तो इम्प्रूव करना है, रिस्टोर करना है और इन्हांस करना है। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पता ही है। जब हम एक्टिविटीज़ और पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तब हम लोग इसको ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिवेंट करना है, और हमारे पास साथ ही साथ फिजिकल थेरेपिस्ट का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो इंजरी को ट्रीट करे, बल्कि वो फ्यूचर में होने वाले इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए भी पेशेंट को तैयार करता है, तो वो उसका काम है। ऑप्टिमाइज ओवर हेल्थ फिटनेस एंड वेलबींग, मतलब ओवरऑल हेल्थ को ऑब्वियसली इंप्रूव करना भी एक मकसद होता है। अब फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जब पेशेंट आता है या क्लाइंट आता है, उसको दोनों के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। एक क्लाइंट वो बंदा है जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी, कोई फंक्शनल लिमिटेशन, कोई एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, वो एक ऐसा बंदा है जो चाहता है कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करे, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करे, तो इसलिए वो आपके पास आ रहा है, तो उसको आप कहेंगे ही इज़ अ क्लाइंट। जबकि एक पेशेंट वो है जिसके अंदर कोई भी इम्पेयरमेंट प्रेजेंट है, जो कि आपके पास किसी डिसेबिलिटी के पास आ रहा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तब आप जो है उसको कहेंगे कि ही इज़ अ पेशेंट। ठीक है, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस की डेफिनेशन, पेशेंट और क्लाइंट की डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है फिजिकल फंक्शन में। सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज़ बैलेंस। बैलेंस के मामले में आपको एक बात पता होना चाहिए कि हम सबको पता है बैलेंस क्या होगा। हमें पता है कि एक होती है बेस ऑफ सपोर्ट, उसके ऊपर एक बॉडी की एबिलिटी, एक पर्सन की एबिलिटी कि वो उसी बेस ऑफ सपोर्ट में रहते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर ले, उसको आप बैलेंस कहते हैं। ability to align body segment और move the body in equilibrium with gravity और वाया द इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सिर्फ हमारे मोटर पाथवेज तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सेंसरी सिस्टम का वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। आपका यहाँ पर डिफरेंट रिफ्लेक्सेस, आपका राइटनिंग रिफ्लेक्स, पोस्चरल रिफ्लेक्स, ये सब काम करेंगे ताकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी एक अपराइट पोजीशन मेंटेन कर सकें। ठीक है, और बैलेंस में रहते हुए, अपनी बेस ऑफ सपोर्ट में रहते हुए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो दैट वॉज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस की। कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई बंदा, एक इंसान की एबिलिटी रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने की, ठीक है, रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म कर रहा है ओवर अ सर्टेन ड्यूरेशन, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज इंड्योरेंस। इंड्योरेंस में हम लोग देख रहे होते हैं कि रेपिटेशन कितनी परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रेंथ में हम देख रहे होते हैं कितने टाइम के लिए वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, हम उसके अंदर ज़्यादा कंसीडरेट नहीं होते, रेपिटेटिव हमारे पास नहीं आता, लेकिन इंड्योरेंस के अंदर हम रेपिटेशन की बात कर रहे होते हैं। कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस क्या है, तो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म मॉडरेट इंटेंसिटी रेपिटेटिव टास्क। ठीक है, जब भी इंड्योरेंस की बात होगी तो रेपिटेशन की बात होगी, टोटल बॉडी मूवमेंट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस इसको इसलिए कहा गया क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लोग रेपिटेशन टास्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वर्क करना पड़ता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है, तो उस चीज़ों को करने के लिए हम कहते हैं दिस इज अ कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस। ठीक है, यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। तीसरी डेफिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हमें पता है कि हमारे बॉडी के सेंसरी और मोटर दोनों पैथवे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने काइनी में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। हमारे जब भी हम मूवमेंट, नॉर्मल कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हमारा सेंसरी और मोटर दोनों सिस्टम वर्क कर रहे होता है। तो जब भी हमारे पास सेंसरी सिग्नल्स आए, उसने आपको इम्पल्सेस दी, उसकी जो टाइमिंग थी, ठीक है, टाइमिंग एंड सीक्वेंसेस ऑफ द मसल फायरिंग कंबाइंड विद द एप्रोप्रिएट इंटेंसिटी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी सेंसरी सिग्नल के बाद मोटर सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, उन दोनों के दरमियान की जो कोऑर्डिनेशन है उसको आप कहते हैं दिस इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी। इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या, देखें, फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बंदे की एबिलिटी है कि वो फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, मतलब कि मेरे जॉइंट नॉर्मली मुझे कोई मसला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी, और मैं फ्री अबली अपने हैंड्स को मूव कर पा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, जब मैं कोई मूवमेंट कर रही हूँ इस मकसद के तहत कि मैं पूरी रेंज ऑफ मोशन उसमें कंप्लीट कर रही हूँ, जितनी रेंज थी 0 to 180 डिग्री अगर रेंज थी तो मैं उस पूरी रेंज को कंप्लीट कर रही हूँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दिस इज मोबिलिटी। ठीक है, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आती है मसल परफॉर्मेंस।
किसी भी मसल की कैपेसिटी कि वो कितनी ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस कर सकता है एक फिजिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको आप मसल परफॉर्मेंस कहते हैं। 3 एलिमेंट इसके होते हैं, उसमें हमारे पास स्ट्रेंथ आता है, पावर आता है और इंड्योरेंस आता है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं एक मसल परफॉर्मेंस के। नेक्स्ट आता है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन की जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया वही है कि आपका सेंसरी और मोटर पैथवेज के दरमियान सही इंटरेक्शन होना, वो आपका न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्चरल कंट्रोल। अच्छा, पोस्चरल कंट्रोल जो है ना, वो हमें पता है कि हमारा जो रिफ्लेक्स होते हैं, पोस्चरल रिफ्लेक्सेस जो कि सेंसरी रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं एक पर्सन के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। फिर हमारे पास आता है पोस्चरल कंट्रोल में स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंस, ठीक है। स्टैटिक क्या है कि आप कितनी देर तक उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, और डायनेमिक क्या है कि आप डिफरेंट मूवमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन बैलेंस और इक्विलिब्रियम में रहते हुए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्टेबिलिटी। अच्छा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को क्या आप कह रहे हैं। नॉर्मली तो आपको पता होगा बंदा सही खड़ा है, सीधा खड़ा है, वो स्टेबल है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि अगर आप होल्ड कर रहे हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल बॉडी सेगमेंट को एक स्टेशनरी पोजीशन में, ताकि जो है ना कोई भी सुपर इम्पोज मूवमेंट जो कि आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। स्टेबल बेस ओवर, यहाँ पर देखिए आप उसने लिखा हुआ है जॉइंट स्टेबिलिटी इज द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी पार्टनर ऑफ द जॉइंट बाय द मींस ऑफ पैसिव एंड डायनेमिक कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट क्या है और डायनेमिक कंपोनेंट क्या है। डायनेमिक हमारा इक्विलिब्रियम है, हमारे सेंसरी और मोटर का इंटरेक्शन है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट क्या है, पैसिव कंपोनेंट। अगर आप जो है वो एक्सेसिवली कोई भी एक्सटर्नल चीज़ है जो कि आपको जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी या आपको एक स्टैटिक रखी है, जैसे कि ब्रेसेस अगर लगे हुए हैं, ठीक है, फिर आपको एक्सटर्नली किसी ने फिक्सेट किया हुआ है, तो वो हमारे पास इसका पैसिव कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मसल जो है ना वो एक्टिवली इसमें वर्क करते हैं, तो दैट वाज स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। कौन कौन सी होती हैं, मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग जो है उसको स्किप कर सकते हैं या ये टेबल कर सकते हैं। तो इसके अंदर उसने आपको एरोबिक कंडीशनिंग बताया हुआ है, हम लोग को पता है एरोबिक्स, एरोबिक ट्रेनिंग, इसका चैप्टर नंबर 6 पूरा है, वहाँ पर पढ़ेंगे। मसल परफॉर्मेंस एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती है जिसमें स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस वगैरह को आप इंप्रूव करते हैं। स्ट्रेचिंग हम सबको पता है, नेक्स्ट पूरा चैप्टर नंबर 4 है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास PNF टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। वो हम लोग पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, रिलैक्सेशन, ऑब्वियसली एक इंटरवेंशन आती है। रिलैक्सेशन का तो पूरा चैप्टर काइंड में पढ़ चुके हैं। बैलेंस भी हम लोग को पता है क्या, मैंने पीछे पढ़ा दिया। ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस जो है पेशेंट की वो जो है वो इसके अंदर ठीक रह सके। और टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या है, क्योंकि जब भी फिजिकल थेरेपी में हम बात करते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने सिर्फ पेशेंट के दर्द को खत्म करना है। हमारा मकसद ये होता है कि जो पेशेंट को मसला आ रहा है, जो वो नहीं कर रहा, हम उसको उस तरह से ट्रेन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक पेशेंट आता है ACL इंजरी के साथ, ठीक है, वो एक एथलीट था और उसने ग्राउंड में रिकवर करना है, उसे ग्राउंड में दोबारा जाना है, तो आपका गोल उसको ग्राउंड में ले जाना। आपको पता होना चाहिए कि इसने जो है वो रनिंग करनी है, ठीक है, तो आपको उस तरह से उसको ट्रेन करना होता है, ठीक है। ये हमारे पास थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। कुछ बेसिक हम लोगों ने इसके स्टार्टिंग की कंपोनेंट पढ़ ली। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सरसाइज सेफ्टी।